हाय फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे लोकपाल। इसके बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक लोकपाल। तो भारतीय राजनीति और प्रशासन में लोकपाल भ्रष्टाचार विरोधी एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है। आप इसे याद रखेंगे, ये कि हमारे भ्रष्टाचार विरोधी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम करती है। लोकपाल का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वैश्विक विकास की बात करें, भारत में जिसे लोकपाल कहा जाता है उसे वैश्विक स्तर पर क्या कहा जाता है? ओम्बुड्समैन। आप इसे याद रखेंगे। अब जिसे भारत में लोकपाल कहते हैं, दुनिया में क्या कहते हैं? उसे ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। ओम्बुड्समैन का मतलब क्या है? ओम्बुड्समैन क्या है? हमारे स्वीडन भाषा का एक शब्द है। ओम्बुड्समैन क्या होता है? एक स्वीडन भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? लोगों का प्रतिनिधि। क्या जिसका मतलब क्या होता है? लोगों का प्रतिनिधि, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। आप इसे याद रखेंगे। इसका काम क्या था? इसका काम होता है हमारे कुप्रशासन, भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के खिलाफ। क्या कुप्रशासन, भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के खिलाफ नागरिक अधिकारों की रक्षा करना होता है। इसका कार्य क्या होता है? कुप्रशासन, भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के खिलाफ नागरिक अधिकारों की रक्षा करना होता है। दुनिया के अंदर इसका विकास कैसे हुआ? सबसे पहले हमारे स्वीडन में इसकी स्थापना हुई थी, वो भी कब? 1809 में। 1809 में स्वीडन में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद हमारे फिनलैंड में 1919 में, डेनमार्क में 1954 में, न्यूजीलैंड में 1962 में और ब्रिटेन में 1967 में इसे अपना लिया गया था। भारत में हाल ही में इसे अपनाया गया है। बात करें हमारे इनके नामों की, तो दुनिया में इसे किस किन नामों से जाना जाता है? जैसे ब्रिटेन, डेनमार्क और न्यूजीलैंड में इसे हमारे संसदीय आयुक्त, मतलब पार्लियामेंट्री कमिश्नर के नाम से जाना जाता है। रूस में बात करें तो रूस में हमारे वक्ता या प्रोसिक्यूटर के नाम से जाना जाता है ओम्बुड्समैन का पद। भारत में जिसे लोकपाल के नाम से जाना जाता है। बात करें भारत में लोकपाल के विकास की, तो भारत में इस संस्था की स्थापना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम रही है। कैसे? शुरुआत की विचार की बात करें, 1960 के दशक की शुरुआत में कानून मंत्री थे हमारे अशोक कुमार सेन। इन्होंने संसद में सबसे पहले ये विचार प्रस्तुत किया था कि भारत में एक लोकपाल का पद होना चाहिए। नामकरण की बात करें तो उन्होंने कहा केंद्र सरकार के लिए तो हमारे लोकपाल और राज्य के लिए लोकायुक्त का शब्द 1963 के मशहूर कानूनविद डॉक्टर एल एम सिंघवी के द्वारा गढ़े गए थे। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार के लिए एक पद होना चाहिए लोकपाल और राज्यों के लिए क्या? लोकायुक्त का पद होना चाहिए। तो ये शब्द किसने दिए थे? 1963 में हमारे कानूनविद थे एल एम सिंघवी, उनके द्वारा। और ये हमारे संस्कृत के लोक मतलब लोक और पाला मतलब संस्कृत और संरक्षक, हमारे लोगों का संरक्षक मतलब लोकपाल शब्द से मिलके बना हुआ है, जो क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। 1966 में हमारे प्रशासनिक सुधार आयोग था पहला पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में आया था। उनके अध्यक्ष थे पहले हमारे मोरारजी देसाई थे, बाद में के एम मनते जिनके अध्यक्ष बने थे। तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट थी हमारे प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेस ऑफ सिटीजन्स ग्रीवेंस। रिपोर्ट की बात करें, प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेस एंड ऑफ सिटीजन्स ग्रीवेंस। इस रिपोर्ट में केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त की विधिवत स्थापना किसने सिफारिश की थी? तो इसने क्या किया? केंद्र में तो लोकपाल की और राज्यों में लोकायुक्त की विधिवत स्थापना किसने सिफारिश की थी? संसदीय प्रयास की बात करें तो लोकपाल विधेयक 1968 से लेकर 2011 तक, ये लोकपाल विधेयक क्या है? 1968 से लेकर 2011 तक संसद में 9 बार लाया गया था। कितनी? 9 बार लाया गया, लेकिन वो फिर भी विफल रहा। अंत में क्या? 10वें प्रयास में अन्ना हजारे आंदोलन के बाद में इसे सफलता मिली थी। आप इसे याद रखेंगे। तो भारत के अंदर क्या इसका इतिहास था। फिर बात करें 2013 में इसका अधिनियम आता है, मतलब लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 लाया जाता है। ये अधिनियम की बात करते हैं, यह अधिनियम भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐतिहासिक कदम रहा है। बात करें संसद के द्वारा पारित की, तो संसद ने इसे 17 दिसंबर 2013 को पारित किया था। राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी? 1 जनवरी 2014 को। उस समय के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने इसको मंजूरी दी थी। लागू होने की बात करें तो 16 जनवरी 2014 से इसको लागू कर दिया गया। राज्यों में बात करें तो राज्यों में लोकायुक्त का पद होता है, केंद्र में हमारे क्या? लोकपाल का पद होता है। तो कानून बनने से बहुत पहले, ये कानून बनने से पहले 1970 में उड़ीसा में लोकायुक्त कानून पारित कर दिया गया था। क्या? 1970 में ही लोकायुक्त कानून पारित कर दिया था, जिसे मैं लागू 1983 में किया गया था। आप इसे याद रखेंगे। तो पहला राज्य कौन सा था? हमारा उड़ीसा, जिसने लोकायुक्त कानून बनाया था, वो भी कब? 1970 में। बात करें लोक संस्थागत रूप से, तो लोकायुक्त का पद सबसे पहले किसे बनाया गया था? तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर 1971 में। तो महाराष्ट्र में 1971 में पहली बार संस्थागत रूप से लोकायुक्त के पद की स्थापना की गई थी। किसने? महाराष्ट्र ने। आप इसे याद रखेंगे। क्योंकि कानून पारित करने की बात करें तो 1970 में उड़ीसा ने इसका कानून पारित कर दिया था। अब हम देखेंगे लोकपाल की संरचना और उसकी प्रकृति के बारे में। बात करें इसकी प्रकृति के बारे में, तो ये हमारे क्या? एक सांविधिक और परामर्शदात्री निकाय है। ये हमारे क्या? सांविधिक मतलब स्टेटरी और परामर्शकारी निकाय है।
मतलब ये संवैधानिक निकाय नहीं है, लोकपाल कोई संवैधानिक निकाय नहीं होता। संरचना की बात करें तो ये हमारे क्या बहुसदस्यीय निकाय है। ये क्या हमारे बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें अधिकतम 9 सदस्य हैं, जिसमें हमारे 1 तो सभापति और 8 अध्यक्ष हो सकते हैं। जिसमें क्या हमारे 9 सदस्य हैं, 1 तो हमारे सभापति और 8 सदस्य हो सकते हैं। 8 सदस्यों की बात करें तो 8 सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा, जिसमें हमारे 4 सदस्य क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व या फिर वर्तमान न्यायाधीश या फिर हाई कोर्ट के पूर्व या वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। 4 सदस्य तो क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व या फिर वर्तमान न्यायाधीश हो सकते हैं या फिर हाई कोर्ट के पूर्व या वर्तमान मुख्य न्यायाधीश। ये अंतर ध्यान रखना, हाई कोर्ट के तो क्या होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे और सुप्रीम कोर्ट के क्या होंगे, केवल न्यायाधीश होंगे। दूसरा होंगे 4 गैर न्यायिक सदस्य, जो क्या होंगे, प्रशासन, सतर्कता, वित्त और कानून। क्या, प्रशासन, सतर्कता, वित्त और कानून में 25 वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे गैर न्यायिक सदस्य होंगे। आरक्षण के प्रावधान की बात करें तो ये 8 सदस्य हैं, तो 8 सदस्यों में से 50% सदस्य मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिला वर्ग से होने जरूरी है। आप इसे याद रखेंगे। जो आधे सदस्य हैं उनमें क्या एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और उनमें एक महिला तो होनी जरूरी है। तो 50% आरक्षण दिया गया है और वो भी 8 सदस्यों में दिया गया है, 90 मतलब अध्यक्ष के लिए नहीं। बात करें इनकी योग्यता और अयोग्यता की, तो योग्यता क्या चाहिए इसमें, तो न्यूनतम हमारे 45 वर्ष की आयु चाहिए। न्यूनतम कितनी, 45 वर्ष की आयु चाहिए। सभापति की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश या फिर ऐसा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति मतलब एमिनेंट पर्सन, जिससे क्या हमारे सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, भ्रष्टाचार विरोधी नीति, इन सब में कम से कम 25 वर्ष का अनुभव होता है, उसे हम क्या सभापति बनाते हैं, मतलब लोकपाल बनाते हैं। आप इसे याद रखेंगे। तो ये हमारे क्या योग्यता चाहिए, न्यूनतम उम्र 45 साल। बात करें अयोग्यता की, तो कोई भी व्यक्ति लोकपाल का सदस्य नहीं बन सकता यदि वह क्या सांसद मतलब संसद एमपी या फिर राज्य विधानमंडल एमएलए, एमएलसी इसका सदस्य हो, तो वह कभी भी क्या लोकपाल का सदस्य नहीं बन सकता। पंचायत नगर पालिका का सदस्य हो, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हो, कोई लाभ का पद मतलब या पेशा या व्यवसाय कर रहा हो, उसका नैतिक पतन हो गया हो, मतलब नैतिक पतन के अपराध का दोषी हो, तो वह लोकपाल का सदस्य नहीं बन सकता। फिर नियुक्ति प्रक्रिया या चयन समिति की बात करें, लोकपाल की जो पद है सदस्य उनकी चयन की जो समिति है उसकी बात करें, नियुक्ति प्रक्रिया की, तो लोकपाल के सभापति और सदस्य, लोकपाल के सभापति और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक 5 सदस्यीय चयन समिति होती है, सिलेक्शन कमेटी, इसकी सिफारिश पे की जाती है। लोकपाल के सभापति और सदस्यों की नियुक्ति क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा 5 सदस्यीय चयन समिति होती है, 5 सदस्यों की, उसकी सिफारिश पे की जाती है। बात करें चयन समिति की संरचना क्या होगी, इसमें हमारे समिति के अध्यक्ष होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, स्पीकर होगा मतलब लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई उनके द्वारा नामित कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश हो सकता है, एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता जो एमिनियंट ज्यूरिस्ट हो सकता है, जिसका मनोनयन ऊपर के 4 सदस्यों की सिफारिश पे कौन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, कि मतलब ये चारों के चारों सिफारिश करेंगे किसके, हमें राष्ट्रपति से। तो 5वें सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा, फिर हमारा राष्ट्रपति करेगा। तो हमारे 5 प्रतिष्ठित विधिवेत्ता है जिसका मनोनयन ऊपर के 4 सदस्यों की सिफारिश पे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 4 सदस्य कौन कौन है, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर उसके द्वारा नामित कोई सुप्रीम कोर्ट का जज। अब हम देखेंगे लोकपाल की शक्तियां और कार्यक्षेत्र के बारे में। क्या लोकपाल की शक्तियां और कार्यक्षेत्र के बारे में बात करें तो सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है, तो हमारे लोकपाल को क्या सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है। तो जांच के दौरान गवाहों को बुलाने, दस्तावेज मांगने के लिए इसे सिविल कोर्ट की सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। जांच की समय सीमा की बात करें तो लोकपाल 7 साल से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। लोकपाल क्या है 7 साल से पुराने जो मामले हैं उनकी जांच नहीं कर सकता, जबकि राज्यों में लोकायुक्त केवल 5 साल से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता, जबकि लोकपाल क्या 7 वर्ष की अवधि दी गई है। सलाहकारी भूमिका की बात करें तो ये संस्था क्या मुख्य रूप से जांच करके, ये संस्था क्या करती है मुख्य रूप से जांच करके सक्षम अधिकारी या न्यायालय को कार्रवाई की सिफारिश करती है। ये संस्था क्या करती है मुख्य रूप से जांच करके सक्षम अधिकारी या फिर न्यायालय को कार्रवाई की सिफारिश करती है। ये स्वयं सीधे आपराधिक दंड या फिर जेल नहीं दे सकती, खुद सजा नहीं दे सकती, ये केवल सिफारिश करती है। और इसकी सलाह क्या सरकार के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, जो ये सलाह देते हैं ये हमारे क्या कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है सरकार के लिए। अब बात करें इस पद के लिए कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में देखें तो पहले हमारे लोकपाल कौन थे, ये हमारे न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष क्या थे, हमारे पहले लोकपाल थे। वर्तमान लोकपाल की बात करें तो कौन है, न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। क्या, न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर हमारे वर्तमान लोकपाल है, आप इसे याद रखेंगे। पहले हमारे कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष। बात करें लोकपाल का वर्तमान संगठनात्मक ढांचा,
या वर्तमान संगठनात्मक ढांचे की बात करें, वर्तमान में कौन किस पद पे है। तो लोकपाल क्या है, एक बहुस्तरीय निकाय है जिसमें हमारे अधिकतम 1 सभापति और 8 सदस्य हो सकते हैं। 4 तो न्यायिक और 4 गैर न्यायिक या प्रशासनिक हो सकते हैं, जिसके बारे में हमने देख लिया। अध्यक्ष सभापति की बात करें तो वो कौन, हमारे न्यायमूर्ति श्री अजय माणिकराव खानविलकर। फिर सदस्यों की बात करें तो 4 सदस्य हमारे न्यायिक, कौन-कौन से हमारे, एक तो हमारे न्यायमूर्ति श्री एल नारायण स्वामी जो हमारे पूर्व अध्यक्ष है एसएचआरसी कर्नाटक के। दूसरे हमारे सदस्य कौन है, हमारे न्यायमूर्ति श्री संजय यादव, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। तीसरे हमारे क्या, न्यायमूर्ति श्री ऋतुराज अवस्थी, ये 22वें विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। तो वर्तमान में चौथा पद खाली है। आपसे याद रखेंगे 4 न्यायिक सदस्य में एक पद अभी भी खाली है। फिर गैर न्यायिक सदस्यों की बात करें, जो गैर न्यायिक सदस्य प्रशासनिक पद है उनकी बात करें, इसमें हमारे सुशील चंद्र आते हैं, जो कि हमारे पूर्व निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सूचना आयुक्त रह चुके हैं। पंकज कुमार की बात करें तो गुजरात सरकार के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं। अजय तिर्की की बात करें तो पूर्व सचिव और भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार के सदस्य रह चुके हैं। तो वर्तमान चौथा पद है वो खाली है, तो एक महिला का पद हो सकता है जो खाली है। फिर सेवा शर्तों की बात करें तो इनके सेवा शर्तों की बात करें, टर्म, रेजिग्नेशन और रिमूवल की बात करें, कार्यकाल की बात करें टर्म की, तो लोकपाल के सभापति सदस्यों का कार्यकाल 5 साल और 70 साल की आयु, जो भी पहले हो वो होता है। ये ध्यान रखना है, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। तो इनका कार्यकाल कितना, 5 साल और 70 साल की आयु होता है। जो भी पहले हो वो होगा। त्याग पत्र की बात करें तो ये अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं। हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल की बात करें तो इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, और यह प्रक्रिया क्या है, बिल्कुल उसी प्रकार होती है जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उनको हटाया जाता है उसी प्रकार। यानी कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करके, प्रस्ताव को पारित करके हमारे जो लोकपाल है उसे हटाया जा सकता है। आप इसे याद रखेंगे। तो वेतन और भत्तों की बात करें तो लोकपाल के सदस्यों को देश के शीर्ष न्यायिक पदों के बराबर वेतन मिलता है। अध्यक्ष की बात करें मतलब सभापति की, तो उसे कितना वेतन मिलता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के बराबर मतलब 2,80,000 हर महीने वेतन मिलता है। अन्य सदस्यों की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश या फिर हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान हमारे वेतन मिलता है किसे, सदस्य को, और वो भी कितना, 2.5 लाख रुपए। आप इसे याद रखेंगे। लोकपाल के क्षेत्राधिकार की बात करें, ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ लोकपाल की, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोकपाल के दायरे में कौन आता है कौन नहीं, क्योंकि परीक्षा में सवाल इसी से आता है कि लोकपाल के दायरे में कौन कौन आता है। सबसे पहले देखेंगे लोकपाल के दायरे में कौन कौन आता है, इंक्लूसिव की। सबसे पहले तो हमारा प्रधानमंत्री भी लोकपाल के दायरे में आता है, लेकिन केवल भ्रष्टाचार के मामलों में ही आएगा। भ्रष्टाचार के मामलों में ही प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में आता है, इसके अलावा नहीं। बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष जैसे जो संवेदनशील मामले हैं, उन मामलों में प्रधानमंत्री को लोकपाल की जांच से छूट दी गई। इन मामलों में लोकपाल कोई भी जांच नहीं कर सकता, केवल भ्रष्टाचार के मामले में ही जांच कर सकता है। समस्त वर्तमान और पूर्व केंद्रीय मंत्री है वो हमारे लोकपाल के दायरे से बाहर है। समस्त वर्तमान और पूर्व सांसद बाहर है। भारत सरकार के सभी, बाहर नहीं है, दायरे के अंदर आते हैं, सॉरी, दायरे के अंदर आता है। प्रधानमंत्री भी आता है, हमारे समस्त वर्तमान और पूर्व केंद्रीय मंत्री इस दायरे में आएंगे। समस्त वर्तमान और पूर्व सांसद, भारत सरकार के एबीसीडी चारों वर्ग के अधिकारी और कर्मचारी आते हैं। भारत सरकार के द्वारा पूर्ण या फिर आंशिक रूप से वित्त पोषित सार्वजनिक उपक्रम पीएसयू, उनके जो लोक सेवक है वो भी इस दायरे में आते हैं। एनजीओ की बात करें तो वो सारे गैर सरकारी संगठन जो विदेश से 10 लाख रुपए हर साल के या 10 लाख से ज्यादा का विदेशी चंदा प्राप्त करते हैं एफसीआरए के तहत, तो वो भी हमारे इसके अंतर्गत आएंगे। जो हमारे एनजीओ है ऐसा नहीं है वो बच जाते हैं, वो भी आएंगे, लेकिन एफसीआरए के तहत क्या 10 लाख से ज्यादा का चंदा प्राप्त करते हैं। बात करें इसके दायरे से किन किन को बाहर रखा गया, एग्जाम्पशंस की बात करें तो लोकपाल निम्नलिखित संवैधानिक और स्वतंत्र संस्थाओं के पदाधिकारियों की जांच नहीं कर सकता, जैसे न्यायपालिका की। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित सभी 34 न्यायाधीश, कितने 34 न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक अधिकारी कर्मचारी, ये सब हमारे लोकपाल के दायरे से बाहर है। भारत का निर्वाचन आयोग ईसीआई की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को इससे बाहर रखा गया है। संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी का अध्यक्ष और उनके सदस्यों को हमारे लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। सीएजी की बात करें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। रिटायर्ड जो लोक सेवक होते हैं एक बार रिटायर्ड हो जाते हैं उसके बाद उनको लोकपाल के दायरे से बाहर कर दिया जाता है। यदि मामला 7 वर्ष से ज्यादा पुराना है तो इनको लोकपाल से दायरे से बाहर रखा जाएगा। अब बात करें लोकपाल के कार्य और शक्तियों के बारे में बात करते हैं। लोकपाल के क्या क्या कार्य है और लोकपाल की कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो लोकपाल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत जांच करने के लिए बहुत सारी शक्तियां दी गई है, जैसे वो सीबीआई पे नियंत्रण रख सकते हैं। तो लोकपाल के पास सीबीआई मतलब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सहित
किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच सौंपने और उस मामले में एजेंसी को निर्देशन और अधीक्षण देने की शक्ति है, मतलब सुपरिटेंडेंस देने की शक्ति है हमारे लोकपाल के पास। संपत्ति की जब्ती की बात करें तो लोकपाल भ्रष्टाचार से अर्जित की गई संपत्ति की जांच करके कुर्की और जब्ती के आदेश भी दे सकता है। लोकपाल क्या कर सकता है, भ्रष्टाचार से यदि कोई संपत्ति अर्जित की गई है तो संपत्ति की जांच के दौरान क्या कुर्की भी कर सकता है, जब्ती के आदेश भी दे सकता है। सीवीसी रेफरेंस की बात करें तो लोग केंद्र सरकार के ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारी या केंद्र सरकार के ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारी के मामले, वह क्या मामले में वो क्या केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब सीवीसी को भेज सकता है। जो समर ग्रुप सी और ग्रुप डी के मामले क्या है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेज सकता है। फिर जांच की प्रक्रिया समय सीमा की बात करें कि टाइम लिमिट्स की बात करें तो हमारे लोकपाल की जांच की प्रक्रिया क्या होगी, सबसे पहले प्रारंभिक जांच प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी। तो शिकायत मिलने पर लोकपाल क्या अपनी जांच शाखा या किसी अन्य एजेंसी जो मतलब सीबीआई को जांच सौंप सकता है। खुद की जांच शाखा के तहत भी जांच करा सकता है और किसी केंद्रीय एजेंसी को भी जांच के लिए कह सकता है। इस समय सीमा की बात करें तो जांच एजेंसी को 60 दिन के भीतर-भीतर या जांच एजेंसी को 60 दिन के भीतर-भीतर अपनी रिपोर्ट लोकपाल को भेजनी होती है। सामान्यतः पूरी की पूरी जांच 90 दिन के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। रिपोर्ट दाखिल करने की बात करें तो जांच पूरी होने के बाद एजेंसी को उचित अधिकार वाली उचित अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में जांच रिपोर्ट चार्जशीट दाखिल करनी होती है। क्या हमारी जो एजेंसी है तो उस एजेंसी को क्या उचित अधिकार वाली जो अदालत है उसमें जांच रिपोर्ट या फिर चार्जशीट दाखिल करनी होती है और उसकी एक प्रति क्या लोकपाल को भी देनी होती है। बेंच के निर्णय की बात करें तो लोकपाल के कम से कम 3 सदस्य के एक पीठ के लोकपाल के कम से कम 3 सदस्य के एक पीठ इस रिपोर्ट पर विचार करती है और ये पीठ क्या अभियोजन विंग जो हमारे प्रोसिक्यूशन विंग है उनको मुकदमा चलाने की मंजूरी दे सकती है। अभियोजन विंग को मुकदमा चलाने की मंजूरी दे सकती है या हमारे सक्षम प्राधिकारी को विभागीय कार्रवाई करने की को कह सकती है। जो हमारे सक्षम प्राधिकारी है उसको विभागीय कार्रवाई करने को कह सकती है या फिर मामले को बंद करने का निर्देश भी दे सकती है। बात करें दूसरी बार सिविल कोर्ट की शक्तियों के बारे में तो लोकपाल को सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी के तहत गवाहों को बुलाने, तलाशी लेने और दस्तावेज मांगने की पूरी शक्ति प्राप्त होती है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो भारत का लोकपाल कोई दंड देने वाला न्यायालय नहीं है बल्कि एक सर्वोच्च जांच और अभियोजन संस्था है, मतलब इन्वेस्टिगेटिव एवं प्रोसिक्यूटिंग संस्था है जो ये सुनिश्चित करती है कि देश के सर्वोच्च राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच हो सके। तो इस तरह एक लेक्चर के जरिए आज हमने लोकपाल के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।